प्रिय भैया बहन, आज हम सीमांत उपयोगिता अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में समझेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम आवश्यकता के इस लक्षण पर आधारित है कि एक समय में किसी एक आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। मानव की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त होती है तो उस वस्तु की इच्छा कम होने लगती है और कम प्राप्ति होने पर अधिक इच्छा होती है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि प्रत्येक आवश्यकता प्रारंभ में अधिक तीव्रता लिए होती है, किंतु जब हम उस वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी तीव्रता कम होने लगती है, अर्थात उसकी उपयोगिता घट करके शून्य होने लगती है, क्योंकि वस्तु की पूर्ण संतुष्टि हो जाने के बाद हम उस वस्तु का और अधिक उपभोग करना बंद कर देते हैं। यदि फिर भी उपभोग जारी रहता है तो उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है, वैसे वैसे वस्तु की अगली इकाई से प्रारंभ होने वाली उपयोगिता भी घटती जाती है। इस तथ्य के आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन हुआ। यह नियम सर्वव्यापी है और हमारे साधारण जीवन में प्रत्येक वस्तु के उपभोग पर लागू होती है। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने यह परिभाषा दी, जैसे प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि जब वस्तु की मात्रा में वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ मिलता है उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हेंडरसन ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का सीमांत तुष्टीकरण का जो गुण होता है उसकी मात्रा में वृद्धि के साथ साथ सदैव घटता जाता है, उसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। बिग्ज के अनुसार एक ही प्रकार की वस्तु का सीमांत तुष्टीकरण उस वस्तु की इकाई में वृद्धि के साथ साथ वह सदैव घटता जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा ये हुई कि यदि हम इकाइयों का उपभोग करते जाएं तो उस वस्तु के लिए हमारी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहेंगे। अब आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता या सीमाएं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो सीमा है वो निम्न शर्तों को पर आधारित होती है। पहले, उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को सदैव क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। उसका निश्चित एक मुद्रा रूपी पैमाने पर उसको हम माप सकते हैं कि यह कितने रुपए का, कितने डॉलर का कार्य हुआ। इकाइयों की मात्रा व गुण समान होना। इकाइयों की जो मात्रा होती है वो समान होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी वस्तु को सभी इकाइयों के गुण तथा मात्रा में समान होना इसलिए आवश्यक है, यदि एक भूखे व्यक्ति को पहले वासी रोटी फिर ताज़ी रोटी दी जाए तो वह दूसरी रोटी से पहले की अपेक्षा अधिक संतुष्ट होगा, क्योंकि बासी रोटी की अपेक्षा उसको ताज़ी रोटी अधिक रुचिकर लगती है। अगला है, उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु के उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए।
नहीं तो यह नियम क्रियाशील नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति लगातार 3 रोटियां खा लेने के पश्चात कुछ समय ठहर के चौथी रोटी खाता है, तो चौथी रोटी जो हुई वो अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती रहती हैं। स्थानापन्न वस्तु का मूल्य समान हो। स्थानापन्न वस्तु से मतलब है कि हम जहाँ पर उस स्थान पर कोई दूसरी वस्तु उपयोग कर रहे हैं और किसी दूसरे स्थान पर कोई दूसरी वस्तु उसके बजाय मिल रही है। जैसे एक व्यक्ति लगातार 3 रोटियां खा लेता है और उसे पूड़ी मिल जाती है, तो रोटी की जगह वह पूड़ी अधिक खाना पसंद करता है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि प्रतिदिन पूड़ी खाता है और उसको रोटी आवश्यकता लगती है रोटी की, तो वो उसकी जगह पर उसको ये स्थानापन्न वस्तु है। जैसे कोई व्यक्ति है चाय पीना पसंद करता है, लेकिन उसको जहाँ पर गया वहाँ चाय नहीं मिलती, काफ़ी मिलती है, तो उसकी अधिक उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। स्थानापन्न वस्तु का मूल्य समान होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि रोटी और पूड़ी, इन दोनों में थोड़ा सा मूल्य अलग अलग है, लेकिन जहाँ पर मूल्य में भिन्नता ना हो, जैसे सेव और आम, तो इन दोनों के मूल्य में भिन्नता है, तो स्थानापन्न वस्तु हैं दोनों फल, लेकिन स्थानापन्न वस्तु में ये उसके लिए पसंद नहीं होगा। अर्थात स्थानापन्न वस्तु का मूल्य समान होना आवश्यक है। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे भांग का सेवन करने वाला यदि व्यक्ति है, तो फिर उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन के कारण उसे 8वें गुलाब जामुन में से ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने के बजाय धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है, यानी उसको और अधिक नशा होने लगता है। तो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का है। उपभोक्ता की आदत और फैशन में परिवर्तन ना हो, क्योंकि उपभोक्ता जो होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है, किंतु वो फैशन में पैंट और शर्ट पहनने लगा, फिर ये वस्त्र उसकी आदत में आ जाते हैं, तो इन दोनों की स्थितियों में पैंट और शर्ट की उपयोगिता बढ़ जाती है, जबकि पहले इसकी सीमांत उपयोगिता 0 थी। अर्थात उसकी आदत और फैशन के कारण उनमें, पहले हम देखें कि हमारे घरों में कलर टीवी की बजाय ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। इसके बाद पिक्चर ट्यूब वाली रंगीन टीवी का आगमन हुआ। अब धीरे धीरे देखते हैं कि जो डिजिटल टीवियाँ आने लगी हैं, दीवारों में लगने लगी हैं, तो ये उपभोक्ता के फैशन और आदत में परिवर्तन न होने पर इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। व्यक्ति विशेष लागू होना, यह नियम उपभोक्ता पर व्यक्तिगत रूप से लागू होता है, सामूहिक रूप से नहीं। यह नियम क्रियाशील नहीं होता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, अर्थात उपभोक्ता की जो आय है, कभी कभी क्या होता है, जो ज़्यादा कमाने वाला है, फुटपाथ में बेचने वाला जो सामान है उसकी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन कम कमाने वाला व्यक्ति फुटपाथ में रखे हुए सामानों से अपनी उपयोगिता वो कर लेता है। हम पहले साइकिल प्राप्त करते हैं, साइकिल से ज़्यादा हमारी आमदनी हुई, शारीरिक श्रम करना बंद कर देते हैं और बाइक प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। अर्थात एक मनुष्य कुछ सेव खाना चाहता है, उसकी सेव खाने की इच्छा तीव्र है। जब पहला सेव खा लेता है, तब उसकी इच्छा की तीव्रता कुछ धीरे धीरे क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो दूसरा सेव खाने के बाद उसकी तीव्रता उतनी नहीं रह जाती, अर्थात उसकी इच्छा में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। तो तीसरी और चौथी सेव खाते खाते ऐसी स्थिति आ जाती है
कि वह बिल्कुल इच्छा नहीं रहती और एक समय ऐसा आता है कि वह शून्य पर पहुंच जाती है, फिर भी है वह लगातार खाता जाता है। जिस प्रकार से अर्थात उस वस्तु को ज़्यादा अधिकता होने से उसकी उपयोगिता और उसके महत्व में कमी आ जाती है, यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद क्या हैं? तो इसके दो भाग हैं अपवाद के, एक है नाम मात्र अपवाद और दूसरा है वास्तविक अपवाद। तो नाम मात्र के अपवाद में जैसे उपभोग की छोटी इकाइयाँ जैसे चाय के एक प्याले से संतुष्टि होती है, तो एक एक चम्मच चाय की उत्तरोत्तर इकाइयों से तुष्टि गुण घटने की अपेक्षा बढ़ती है और इसमें नियम का वास्तविक अपवाद नहीं है, क्योंकि वस्तु की उपयुक्त मात्रा को ही अर्थशास्त्र की इकाई माना जाता है। मादक वस्तुओं का उपभोग, ये भी अपवाद होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मादक वस्तुओं का सेवन करता है तो उसकी उत्तेजना, उसकी प्रति खिंचाव बढ़ता जाता है, उसकी वो संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं होती और वो लगातार उसका आदी बन जाता है। जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति, उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती है, साथ ही वह एक साथ सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता है, अर्थात वो उसकी कभी मादक वस्तुओं के प्रति लगाव कम नहीं होता है। दुर्लभ एवं अद्भुत वस्तुओं का संग्रहण, देश विदेश के टिकट, पुराने सिक्के, महान व्यक्तियों के हस्ताक्षर संग्रह करने में कुछ व्यक्तियों को अधिक आनंद का अनुभव होता है। अतः कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि ऐसी वस्तुओं के संग्रहण हावी पर यह नियम क्रियाशील नहीं हो पाता, अर्थात उनकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, ये कम नहीं होती है। द्रव्य शक्ति और प्रदर्शन प्रियता, कुछ व्यक्तियों को द्रव्य से इतना अधिक मोह हो जाता है कि वो जितना धन एकत्रित करते हैं उतना ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है। जैसे कंजूस व्यक्ति किसी प्रकार मनुष्यों या राष्ट्रों के संचित शक्ति संचय का प्रेम भी बढ़ता जाता है। कुछ व्यक्ति जैसे हैं प्रदर्शन करने का भी बड़ा शौक होता है, वे जितने दिखावे और वस्तु को एकत्रित करते हैं उतनी ही उनकी लालसा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। पूरक वस्तुएं होती क्या हैं? वे वस्तुएं जिनसे कई चीज़ों से मिलकर के जो एक वस्तु बनती है, तो उन सभी वस्तुओं को उस वस्तु की पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे गैस का चूल्हा और गैस की टंकी, इंक पेन और स्याही की बोतल, कार और पेट्रोल आदि, क्योंकि गैस की टंकी के बिना गैस के चूल्हे की उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों उपलब्ध हो जाते हैं तो वो पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाता है और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। विभिन्न वस्तुओं का विस्तार, वैज्ञानिक विकास के कारण यातायात व संदेश वाहन के साधन जो होते हैं वो चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के विस्तार से उनका तुष्टिगुण अधिकाधिक बढ़ता जाता है। अतः कहा जाता है कि यह नियम उन सुविधाओं पर भी लागू नहीं होता। वास्तव में यह विचार भ्रमपूर्वक है। जैसे टेलीफोन के विस्तार से एक व्यक्ति के यहाँ टेलीफोन पहले बहुत कम लोगों के यहाँ था, लेकिन आज हर घर में, और हर घर में कई लोगों के पास एक ही व्यक्ति के कई फ़ोन, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं। तो ये अपवाद स्वरूप है कि इनकी उपयोगिता घटती नहीं है, इनमें कमी नहीं आती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इनमें लागू नहीं होता है। जैसे वास्तविक अपवाद में जैसे मधुर गीत है, गीत कभी सुनने से किसी व्यक्ति को उसमें परहेज नहीं होता है, वो कभी उबाऊपन नहीं होता। अर्थात जैसे उसकी अच्छी कविता अथवा अच्छा गाना बार बार सुनने से अधिक आनंद अर्थात तुष्टि गुण का अनुभव होता है, उसमें कभी उसको ह्रास नहीं
समझ में आता कि अरे ये नीरस हो गया है, ऐसा कभी महसूस नहीं होता है। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था से उपयोगिता बढ़ती जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग आरंभ करते हैं तब प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक नई इकाई से पहले से अधिक का उपभोग उसकी तृप्ति सीमा तक नहीं कर लेता, उपयोगिता नहीं घटती है, किंतु फिर भी सभी अर्थशास्त्र इस बात पर सहमत नहीं हैं, क्योंकि तृप्ति सीमा के पश्चात अंततः उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के जो महत्व हैं वो दो प्रकार से होते हैं, सैद्धांतिक महत्व और व्यवहारिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व के तीन आधार हैं। पहला है मूल्य निर्धारण का आधार। मूल्य निर्धारण का आधार यह नियम वस्तु की मूल्य निर्धारण की सहायक होता है। उपभोक्ता किसी वस्तु का उतना ही मूल्य देने को तैयार रहता है जितना कि उस वस्तु से तुष्टि गुण प्राप्त होता है। अर्थात हम उस वस्तु का उतना ही मूल्य देंगे जिससे जितना हमें लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो ये नियम जो होता है पूर्ति बढ़ने पर उसके मूल्य में कमी और पूर्ति घटने पर मूल्य में वृद्धि होने के कारण स्पष्ट हो जाता है। दूसरा है मार्क के नियम के आधार पर। तो किसी वस्तु से जितनी अधिक उपयोगिता प्राप्त होती जाती है उसकी मांग उतनी अधिक बढ़ती जाती है, और उसकी उपयोगिता जितनी कम होती जाती है तो उसकी मांग उतनी ही घटती जाती है और उसका मूल्य घटता जाता है, और मांग बढ़ने पर मूल्य में भी वृद्धि होती जाती है। तीसरा है उपभोक्ता की बचत का आधार। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा जो है इस नियम पर आधारित है कि उपभोक्ता कौन होता है, जनता। कि किसी उपभोक्ता जो यह है वो जानता है कि अधिकाधिक इकाइयों को खरीदने से उसमें क्रमशः तुष्टि गुण प्राप्त होता है, अतः वह किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के बजाय दूसरी वस्तु खरीदना ठीक समझता है। इस प्रकार यह नियम उचित तरीके से आय को खर्च कर बचत करने में उपभोक्ता का मार्गदर्शन करता है। दूसरा है व्यवहारिक महत्व। तो व्यवहारिक महत्व में पहला है उत्पादन का आधार। अगर हम नई नई वस्तुएं उनमें नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, निरंतर उपभोग करने से उब जाता है व्यक्ति, तो नई नई वस्तुओं का तकनीकों का उपयोग करते हैं तो वह वस्तु अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उससे लोग प्रभावित होते हैं। आधुनिक कर प्रणाली के आधार पर अगर यह नियम सरकार धनी लोगों पर अधिक कर लगाती है क्योंकि उनके लिए धन में तुष्टि गुण कम होता है, इस प्रकार यह नियम समाजवाद का भी एक आधार होता है। धन एवं आय में पुनर्वितरण का आधार। समाज का सिद्धांत है कि धनिक वर्ग के धन का हस्तांतरण होना चाहिए, क्योंकि निर्धन व्यक्ति के लिए धन का तुष्टिगुण अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्योंकि जो निर्धन व्यक्ति होता है वो उस धन के महत्व को समझता है, लेकिन धनी व्यक्ति उस धन को उतना महत्व नहीं देता जितना निर्धन व्यक्ति देता है। विनिमय संबंधी मूल्य और उपयोगिता संबंधी मूल्य का अंतर बताना। यह नियम बताता है कि अत्यधिक मात्रा में प्राप्त वस्तुओं का विनिमय मूल्य नहीं होता, क्योंकि उनकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। जैसे धूप है, पानी है, तो इनका मूल्य जो अंतर होता है ये बताना संभव नहीं है। उचित व्यय हेतु मार्गदर्शन। यह नियम उपभोक्ता को एक ही वस्तु पर अधिक धन न व्यय कर उचित व्यय करने हेतु पर्याप्त मार्गदर्शन देता है। फिर अगला है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन
प्रत्येक सीमित साधनों से अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूर्ति कर अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करना चाहता है, और यह करना ही उसे असंतुलन कहलाता है। उपभोक्ता संतुलन की जो मान्यताएं होती हैं वो विवेकशील प्राणी, उपभोक्ता क्या होता है? एक विवेकशील प्राणी होता है। उपभोक्ता की गणना संख्यात्मक रूप से की जा सकती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी कीमत एवं दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है। उपभोक्ता के पास एक निश्चित आय होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं होती हैं। उपयोगिता विश्लेषण के साथ उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण जो होता है वो निम्न दशाओं में किया जाता है। पहला है एक वस्तु के संदर्भ में, दूसरा दो वस्तुओं के संदर्भ में। तो एक वस्तु के संदर्भ में किसी वस्तु के संतुलन वह स्थिति होती है